Hello बच्चों, welcome to our channel Ridhima Concept Point. Today we will continue our fourth chapter, the rat trap, written by Selma Lagerlof. So let's start the chapter. The next day, लास्ट जो हमने पैसेज पढ़ा था उसका मैं एक बार आपको बता दूं. हम पढ़ रहे थे, एक रेड ट्रैप सेलर की कहानी पढ़ रहे थे. इसमें एक व्यक्ति है जो कि रेड ट्रैप्स बेचने का काम कर रहा है और वो कैसे घूम घूम के वो रेड ट्रैप बेचता है, चूहेदानी बेचने का काम करता है. और वो चूहेदानियां जो है ऑड मूवमेंट्स पे, मतलब रैंडमली कभी कभार बनाता है. वो भी सामान जो उसको बैगिंग में मिलता है बड़े बड़े फार्म से और छोटे छोटे शॉप से, जो सामान उसको बैगिंग में मिलता है उस सामान से वो खुद ही अपने हाथों से चूहेदानियां बना करके बेचता है. तो एक दिन वो व्यक्ति जब ऐसे चूहेदानियां बेचता हुआ जा रहा था सड़क पे, तो वो विचारों में खोया हुआ सोच रहा था कि वास्तव में जो ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है, वो भी एक बड़ी चूहेदानी है जिसमें लोग जो है लालायित होते हैं, मतलब पैसों के लिए या किसी और प्रलोभन के लिए, बेट्स के लिए, जिसको वर्ड आया बेट्स, BAITS. तो वो प्रलोभन में आकर के वो जो है लोग उस चूहेदानी में फंस जाते हैं. जैसे चूहा जो है चूहेदानी के अंदर रखी चीज या पॉक से चूहेदानी में फंस जाता है, उसी प्रकार से ये दुनिया भी एक बड़ी चूहेदानी है. और उसके वो प्रलोभन जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और लोग जो है उसमें इस बड़ी चूहेदानी में फंस जाते हैं और सब कुछ अंत हो जाता है एक दिन. तो ये विचार जो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा. क्यों इंटरेस्टिंग लगा, हमने ये पढ़ा था क्योंकि लोग जो थे, दुनिया जो थी, वो उसके लिए कभी भी अच्छी नहीं रही. किसी ने भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया क्योंकि वो बहुत पुअर था, गरीब था. उसके फटे पुराने कपड़े थे, गाल उसके पिचके हुए थे, उसको इतनी अर्निंग नहीं होती थी चूहेदानी बेचने से उस व्यक्ति को. तो वो कभी कभार क्या करता था, आपने एक और बात पढ़ी थी कि वो पिटी थीवरी यानी छोटी मोटी चोरियां भी करता था अपना सर्वाइव करने के लिए ना. तो लास्ट जो हमने पढ़ा वो ये था कि एक दिन ऐसे ही जब वो वॉक कर रहा था तो एक अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी, और उसे एक हट दिखाई दी, कॉटेज दिखाई दिया. और उसने वहां का दरवाजा खटखटाया तो उसमें एक ओल्ड मैन था, बुजुर्ग व्यक्ति था. और वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था उसने उसको देखकर कोई शार्प फेसेस नहीं बनाए, मतलब वो उसको देख के जनरली जो है लोग चेहरे बनाते थे, बिगाड़ते थे, क्योंकि वो ऐसा ही था दिखने में, बेगर के जैसा ही उसका जो अपीयरेंस था. लेकिन उस व्यक्ति ने उसको देख के चेहरा नहीं बनाया, बल्कि उसको ग्रीट किया, उसका अभिवादन किया. वो खुश हुआ क्योंकि वो ओल्ड मैन जो था, उसका ऑनर कॉटेज का, वो वहां अकेला रहता था, उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे. तो वो इसलिए खुश हुआ कि कोई व्यक्ति उसको मिला जिससे वो बात कर सकेगा. और उसने उसको ग्रीट किया, अंदर बुलाया और उसको दलिया भी खिलाया, पोरिज जिसके लिए वर्ड आया था, दलिया के लिए पोरिज. तो उसने उसको दलिया खिलाया. उसके बाद उन्होंने कार्ड जो थे, ताश, उससे एक मजोलिस नाम का गेम वहां खेला जाता है स्वीडन में, वो गेम भी खेला उन दोनों ने. और उसके बाद उसको लगा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत जेनरस था, बहुत उदार था. तो उसने अपने कॉन्फिडेंसेस, जो गुप्त बातें थी, वो भी उसको बताई कि उसके पास एक गाय है और वो गाय जो है उसका दूध बेच करके वो जो है पेमेंट मिलता है, उसे अपना गुजारा करता है. तो पिछले महीने उसने बताया उसको, रेड ट्रैप सेलर को, उस व्यक्ति ने, कि मुझे जो है 30 क्रोनर्स मिले हैं पेमेंट में, है ना. ये बात हमने पढ़ी थी. और उसके बाद वो दोनों सो गए और सुबह जो है अच्छे मूड से, इन गुड सीजन, मतलब इन गुड मूड, अच्छे मूड से, अच्छी मन स्थिति से दोनों व्यक्ति उठे और उसको अपनी गाय धोने जाना था. जो होस्ट था, जो कॉटेज का मालिक था, उसकी गाय को धोने जाना था, उसको दूध निकालने. और रेड ट्रैप सेलर था, वो भी अपने काम पे निकल गया. तो दोनों ही एक साथ कॉटेज से निकले. रेड ट्रैप सेलर अपनी डायरेक्शन में गया और वो जो है अपनी, जहां उसकी गाय रखी थी, उस दिशा में गया. तो लास्ट ये देखिए सेंटेंस, द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. तो उस व्यक्ति ने जो है उसको, बुजुर्ग को, होस्ट जो था, कॉटेज का जो ओनर था, उसको गुड बाय कहा, अलविदा कहा, धन्यवाद दिया. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे. और उसके बाद प्रत्येक, मतलब वो रेड ट्रैप सेलर भी और वो कॉटेज का ओनर भी, जो उसका होस्ट था, वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. तो उससे आगे आज हम देखेंगे इस चैप्टर को. और एक और बात हमने पढ़ी थी उस कॉटेज के जो ओनर के बारे में, जो इसका होस्ट था, रेड ट्रैप सेलर का जो मेजबान था. वो ये पढ़ा था हमने कि वो अपने समृद्धि के दिनों में, उसने बताया था कि मेरे प्रॉस्पेरिटी के जो डेज थे, समृद्धि के दिन थे, तब वो रेम्स्टो आयरन वर्क्स का एक हिस्सेदार था, मालिक था, और वहां पे वो काम भी करता था. लेकिन अब वो ओल्ड हो चुका था, ओल्ड एज थी उसकी, तो वो उसका सहारा एकमात्र उसकी गाय थी. तो आगे देखिए, बट
but half an hour later the red trap peddler stood again before the door. तो देखो हमने लास्ट पढ़ा था कि दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन आधे घंटे के बाद, but half an hour later, आधे घंटे के बाद the red trap peddler, तो एक वर्ड आया पेडलर, कल हमारे वर्ड आया था वैगबॉन्ड, है ना, ये आपस में सिनोनिम है। और पेडलर का मतलब ये घुमक्कड़, घूम घूम के, मतलब फेरी वाला, घूम घूम के जो वस्तुएं बेचता है। तो आधे घंटे के बाद में जो रेड ट्रैप पेडलर था स्टूड अगेन बिफोर द डोर। कौन सा डोर? द डोर मतलब वह डोर, कॉटेज का डोर है ना, झोपड़ी के दरवाजे के सामने वो वापिस खड़ा हो गया। आधे घंटे के बाद वो वापिस वहां आ गया। He did not try to get in. उसने however, हालांकि उसने झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window. वो केवल खिड़की के पास गया। क्यों गया खिड़की के पास? देखो वो छोटी मोटी चोरियां करता था, हमने पढ़ा था ये। और जो वो बुजुर्ग ने उसको दिखाया था कि उसके 30 क्रोनर जो है उस खिड़की के ही जो पेन था, खिड़की का जो ग्लास था, वहीं उसके वो पाउच टंगा हुआ था लेदर का, और उसी में उसके वो 30 क्रोनर थे। स्मैश्ड अ पेन, स्मैश का मतलब है तोड़ना, है ना, ब्रोक। तो उसने पेन मतलब विंडो ग्लास, खिड़की का कांच जो है उसको तोड़ा, विंडो ग्लास। स्टक इन हिज हैंड, स्टक का मतलब है इंसर्टेड, अंदर डाला ना, सर्ट, इंसर्ट मतलब अंदर डालना। तो पहले उसने खिड़की का कांच तोड़ा और उसके बाद अपना हाथ उसके अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनर, और उसने उस 30 क्रोनर जो थे उनको प्राप्त कर लिया, उस पे अपनी गोट होल्ड यानी पकड़ बना ली, मतलब उसको हासिल कर लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। थ्रस्ट का मतलब है पुट, डालना, रखना। तो उसने पैसे लिए और अपने खुद के जेब में डाल दिए। तो अभी तक वो मालिक तो अपनी गाय दूने गया था, और ये रेड ट्रैप सेलर जो था ये एक बार तो चला गया झोपड़ी से उसके साथ ही, लेकिन आधे घंटे बाद वापिस आया और उसी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ झोपड़ी के, लेकिन झोपड़ी के कॉटेज के अंदर नहीं गया, जबकि बल्कि ये जो है विंडो के पास गया, उस खिड़की के पास गया जहां उसके 30 क्रोनर जो पाउच में टंगे हुए थे बुजुर्ग के, और उसके पेन को, विंडो के ग्लास को, कांच को जो है उसने तोड़ा, और उसके बाद उसने अपना हाथ अंदर डाला और वो 30 क्रोनर ले लिए, और वो लेकर के अपने पॉकेट में, अपनी जेब में उसने डाल दिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसके बाद उसने बहुत ही सावधानी से वो लेदर का जो पाउच था, चमड़े का जो पाउच था, है ना, वो पर्स था छोटा, उसको बड़ी सावधानी से अपनी जगह पे वहीं वापस टंगा दिया और वो चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Smartness मतलब चालाकी, चतुराई। तो वो जो है जैसे ही चल रहा था पैसे लेकर के अपने पॉकेट में अपने साथ, तो वो जो है खुश हो रहा था अपनी चालाकी पे। उसको लग रहा था कि मैं बहुत चालाक हूं, है ना, कि वो बुजुर्ग जो है, जो होस्ट था मेरा, जिसने इतना अच्छा इसके साथ बिहेव किया, इसको देखकर कोई फेसेस नहीं बनाए, इसको खाना खिलाया, इससे बातें की, अपने कॉन्फिडेंसेस बताए, तो इसको लगा कि वो तो मूर्ख है ना, और इसको खुद को लगा, रेड ट्रैप सेलर को, कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और अपनी चालाकी पे जो है बहुत खुश होने लगा। पैसे साथ में लेकर के जब ये चल रहा था तो अपनी चालाकी पे ये खुश हो रहा था, स्मार्टनेस पे। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। और वास्तव में जो है, ऑफ कोर्स यानी वास्तव में, निसंदेह उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि वो जो है हिम्मत नहीं कर पा रहा था, किसकी, कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, मुख्य सड़क पे चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो कॉटेज का मालिक घर जाएगा, देखेगा चोरी हो गई है, तो कहीं उसको पीछे मतलब पकड़ ना ले उसको मेन रोड पे, तो वो पकड़े जाने का उसको डर था। तो शुरुआत में जो है उसने महसूस किया कि वो जो है इस पब्लिक हाईवे पे, मुख्य सड़क पे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ये हिम्मत नहीं की उसने। डेयर मतलब हिम्मत करना, साहस करना। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सड़क को जो है उसको टर्न ऑफ करना पड़ा, नीचे उतरना पड़ा, इनटू द वुड्स। और किस में चला गया वो, वुड्स का यहाँ मतलब है फॉरेस्ट ना,
तो सड़क से मुड़ करके वो किस में गया, फॉरेस्ट में, जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, तो शुरुआत के जो घंटों में है उसको कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो सड़क से उतर के जंगल में चला गया। मुख्य सड़क पे अगर वो जाता तो उसको डर था कि वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो चोरी करके आया था, तो इसलिए वो वुड्स में, जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरुआती घंटों में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, इससे उसको कोई परेशानी नहीं हुई। डिफिकल्टी यानी परेशानी, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये तो। लेटर, बाद में, इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में जब दिन जो है जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा तो और भी बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे फॉर का मतलब क्या, क्योंकि इट किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। ये फॉरेस्ट जो था, जंगल जो था, ये बहुत बड़ा और क्या था? कंफ्यूजिंग यानी भ्रमित करने वाला, है ना, भ्रमित करने वाला। तो ये बहुत ही भ्रमित करने वाला और बड़ा जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो क्या हो चुका था? गॉटन इनटू मतलब फंस चुका था, उलझ चुका था, उलझ जाना ना, फंस जाना। तो वो उसमें गेट इनटू यानी फंस जाना, उलझ जाना। तो वो शुरुआत में तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा तो उसको लगा कि वो जो है उस बहुत कंफ्यूजिंग और बड़ा जंगल था, भ्रमित करने वाला और बड़ा जंगल था, और वो उसमें फंस गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, आश्वस्त होने की, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट मतलब निश्चित, और डायरेक्शन यानी दिशा। तो उसने जो है श्योर होने के लिए, आश्वस्त होने के लिए एक निश्चित दिशा में, डायरेक्शन में जाने की कोशिश की उसने। बट द पाथ्स, पाथ्स मतलब रास्ते, पाथ यानी रास्ता और पाथ्स यानी रास्ते, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ते जो थे ना जंगल के, वो इतने आगे पीछे जो है ट्विस्टेड थे, घूमे हुए थे, मुड़े हुए थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, तो वो चलता ही रहा बिना जंगल का अंत आए, मतलब जंगल का कोई अंत नहीं आ रहा था, जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था जंगल से वो। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसने आखिरकार ये महसूस किया कि वो तो उसी जंगल के, उसी मतलब सेम पार्ट में, उसी भाग में घूम रहा है कितनी देर से, है ना, क्योंकि ट्विस्टेड थे ना सारे रास्ते, उलझे हुए। ऑल एट वंस, एकदम से, तभी, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अपने विचारों को उसने रिकॉल किया, याद किया, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में जो उसके विचार थे ना वो उसे याद आए, रिकॉल आए। एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। तो कल जो हमने पढ़ा था कि वो एक दिन चलते चलते जब सड़क पे सोच रहा था कि पूरी दुनिया ही चूहेदानी है, ये लोगों को प्रलोभित करती है और लोग इसके जाल में फंस जाते हैं और सब कुछ अंत हो जाता है। तो आज वो, उसने खुद ने वो काम कर दिया है ना, वो पैसे देख के वो प्रलोभित हो गया, टेम्पटेड हो गया, और वो खुद फंस चुका था। तो उसको आज वही वापस विचार जो अपने याद आ रहे थे दुनिया के बारे में और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज, रिकॉल का लिख दूं मैं, याद करना, मेमोराइज। ही हैड, नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट, और वो उसने खुद ने जो है खुद को, स्वयं को फूल्ड यानी मूर्ख बनने दिया, बाय अ बैट, बैट का हमने कल देखा था प्रलोभन, है ना, तो उसने भी खुद ने प्रलोभन से खुद को मूर्ख बनने दिया। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, ट्रंक्स यानी तने, ब्रांचेस यानी शाखाएं, ना, तने और ब्रांचेस यानी शाखाएं, शाखाएं। इट्स थिकेट्स, थिकेट्स मतलब झुरमुट, झुरमुट। एंड फॉलन लॉग्स, फॉलन यानी गिरे हुए, लॉग्स यानी लकड़ी के बड़े बड़े मोटे मोटे जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं लॉग्स, लट्ठा, है ना। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल
prison from which he could never escape. impenetrable का मतलब होता है अभेद्य, जिससे तोड़ के आप निकल नहीं सकते, अभेद्य। और प्रिजन जेल, और एस्केप यानी बच के निकलना। तो अब देखो, द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल अपनी तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लट्ठों के साथ उसको ऐसे लग रहा था कि पूरे उस जंगल में वो बंद हो चुका है, क्लोज कर दिया उसने उसे जंगल ने। और वो कैसा है, लाइक किसकी तरह, एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक अभेद्य जेल की तरह है, फ्रॉम विच, जिससे जो है वो कभी बच के निकल नहीं सकता। तो वो जंगल में इस तरह से फंस चुका था कि उसको लगा कि वो किसी अभेद्य जेल में फंस चुका है और उस जेल से वो कभी निकल नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये जो है दिसंबर का आखिरी समय था, मतलब दिसंबर महीने का अंत होने वाला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, तो डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है वो पहले से ही डिसेंडिंग मतलब फैल चुका था, मतलब पूरे जंगल में छा चुका था अंधेरा। क्योंकि दिसंबर में जो है, सर्दियों में जो रातें क्या होती है, लंबी होती है, तो अंधेरा जो है पहले से ही छा चुका था, और दिसंबर जो है अंत होने वाला था महीना। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और अंधेरा जब छा जाता है जंगल में तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसने जो है खतरे को बढ़ा दिया, किसने, अंधेरे ने, डार्कनेस ने, है ना। एंड इंक्रीज यानी बढ़ाना, इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसके भी दुख और निराशा को बढ़ा दिया। ग्लूम यानी दुख और डिस्पेयर यानी निराशा। तो अंधेरे ने जंगल के खतरे को बढ़ाया और उसके साथ साथ उस रेड ट्रैप सेलर का दुख और निराशा भी बढ़ गई। फाइनली, आखिरकार, ही सा नो वे आउट, आखिरकार उसे कोई उपाय नहीं सूझा। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे गिर गया, जमीन पे गिर गया। टायर्ड टू डेथ, मतलब इतना थक चुका था जैसे मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोच रहा था जैसे कि उसके अंतिम क्षण जो है आ चुके हैं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु हो जाएगी, इतना थक चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जो है ना ग्राउंड पे यूं लेड किया, जो रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, रेगुलर मतलब नियमित, और थम्पिंग यानी थप थप की आवाज, और थप थप की आवाज, थम्पिंग मतलब थप थप की आवाज। तो उसने नियमित रूप पे वो थप थप की आवाज सुन रहा था, जैसे वो ग्राउंड पे लेट गया ना तब। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू वॉट दैट वॉज, कि ये किसकी आवाज थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर मतलब हथौड़ा, है ना। हथौड़ा, तो ये हैमर के स्ट्रोक्स थे। स्ट्रोक्स मतलब हथौड़े से जो मारा जाता है ना, हथौड़े की मार की आवाज थी, थप थप वाली। फ्रॉम एन आयरन मिल, और लोहे की किसी मिल से आ रही थी, फैक्ट्री से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, तो उसने सोचा कि अवश्य ही जो है पास में लोग होंगे, कि जब कोई हथौड़े से लोहे पे मार रहा है, ये आवाज आ रही है, तो निश्चित ही रूप से मस्ट जो है मॉडल मतलब सर्टेनिटी बताता, निश्चितता, कि निश्चित रूप से आसपास लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो उसने अपनी सारी, समन्ड मतलब जुटाई, अपनी सारी स्ट्रेंथ यानी ताकत जुटाई, गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टेगर्ड का मतलब है लड़खड़ाना, लड़खड़ा कर चलना, है ना, लड़खड़ा कर चलना। तो वो लड़खड़ाते हुए आवाज की दिशा में, साउंड यानी आवाज, डायरेक्शन यानी दिशा, उस दिशा में वो चलने लगा, जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी ना, उस दिशा में वो जाने लगा। The Ramshaw Iron Works which are now closed down, तो जो Ramshaw Iron Works जो कि अब बंद हो चुकी है, were not so long ago
अ लार्ज प्लांट, ज्यादा समय नहीं हुआ उसको मतलब बंद हुए, वो क्या थी, एक बड़ा प्लांट थी, प्लांट मतलब फैक्ट्री, एक बड़ी फैक्ट्री थी रेम्स्टो आयरन वर्क। विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर मतलब प्रगालक। तो ये सारे फैक्ट्री में जो यूज होते हैं वो वर्ड है, जो वहां पे जिस प्रकार से लोहे को जो पहले पीटा जाता है, फिर उसको भट्टी में डाला जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसको धोकनी से ठोका जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है, तो उसी तरह के यहाँ वर्ड्स आएंगे। स्मेल्टर का हिंदी वर्ड है प्रगालक, है ना। और रोलिंग मिल का मतलब है बेलनी, है ना। एंड फोर्ज ढलाई घर, तो ये जो है एक बड़ी रेम्स्टो आयरन वर्क्स जो है क्या थी, एक बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ा प्लांट था, प्रगालक, रोलिंग मिल और अपनी ढलाई घर के साथ। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड मतलब बहुत ज्यादा भरी हुई, बार्जेस एंड स्काउस, बार्जेस और स्काउस जो है, स्काउस भी एक प्रकार की बोट है और बार्जेस का मतलब भी बोट। तो ये जो है नावों से बहुत ज्यादा इसके जो है गर्मियों के दिनों में एक बहुत लंबी पंक्ति होती थी, किसकी, हेवीली लोडेड, बहुत ज्यादा भरी हुई नावों की। कहाँ पे, स्लाइड डाउन द कैनाल, वहां एक पास में कैनाल थी, झील थी, तो उसके अंदर एक पंक्ति होती थी बड़ी नावों की, और वो नावें जो थी हेवीली लोडेड होती थी, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और वो नावें किस तरफ जाती थी, एक बड़ी जो है आगे बीच में एक बड़ी लेक थी, झील थी, उसकी तरफ कैनाल से वो नावें जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में, द रोड्स नियर द मिल के पास की जो सड़कें थी, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्रेट्स का मतलब है बास्केट, है ना, कोल बास्केट। तो बड़ी बड़ी जो बास्केट्स कोयले की, जिसमें कोयला भर के लाया जाता था, उन बास्केट से जो है डस्ट निकलती थी कोयले की, कोल डस्ट, है ना। उस डस्ट से जो है, जो सिफ्ट डाउन मतलब नीचे से बास्केट से जो डस्ट निकलती थी, उससे वो सर्दियों के दिनों में सड़कें जो है वो क्या हो जाती थी, ब्लैक हो जाती थी, है ना। तो बड़ी बड़ी बास्केट से, जो क्रेट्स से कोयला भर के लाया जाता था, तो वो छन करके जो उससे निकलती थी कोयले की डस्ट, तो उस डस्ट से जो है सर्दियों में सड़कें क्या हो जाती थी, काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron। तो ऐसे ही ड्यूरिंग यानी ऐसे ही एक लंबे अंधेरी शाम, क्योंकि दिसंबर का महीना था तो वो रातें लंबी होती है, तो लंबी अंधेरी शाम ऐसी ही प्रकार की थी, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से बिल्कुल पहले की शाम। द मास्टर स्मिथ मतलब मुख्य लोहार, है ना, जो मुख्य लोहार था ना वहां काम करने वाला, मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज, अंधेरे नुमा उस फोर्ज में, ढलाई घर में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी के पास में, है ना, जिसमें उसको पिघलाया जाता था ना, लोहे को पिघलाया जाता था। वेटिंग फॉर द पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। तो ऐसी ही एक अंधेरी लंबी शाम को जो है लोहा, कच्चा लोहा, पिग आयरन यानी कच्चा लोहा। तो ऐसी ही एक अंधेरी शाम को जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले की शाम को जो है 24 होगा, तो फिर
मुख्य लोहार और उसका हेल्पर, उसका सहायक जो है अंधेरे उस ढलाई घर में बैठे थे भट्टी के पास में, और वो इंतजार कर रहे थे किसका, कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। मतलब कच्चा लोहा आएगा, फिर उसको भट्टी में डालेंगे और फिर उसको पिघलाया जाएगा। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग के अंदर डाला जाना था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसको तैयार करके किस पे रखा जाता था, एनविल यानी निहाई। तो उसको जो है फायर में, आग में डाल के फिर उसको किसके ऊपर रखा जाता है, निहाई पे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। तो एवरी नाउ एंड देन यानी बार बार जो है वो बारी बारी से जो है, वन ऑफ देम एक बार मतलब हेल्पर और मुख्य लोहार जो है बार बार बारी बारी से गॉट अप खड़े होते टू स्टिर द ग्लोइंग मास, वो चमकता जो मास था, पिंड था लोहे का, मास यानी पिंड, विथ अ लॉन्ग आयरन बार, उस लंबी बड़ी सी एक आयरन की लोहे की छड़ थी, उससे उसको स्टिर करते, हिलाते उसको उसमें भट्टी में। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में वापस लौटते उसको हिला के। ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब है स्वेटिंग, है ना, ड्रिपिंग यानी टपकना, तो पसीने की बूंदों, टपकती हुई बूंदों के साथ वापस लौटते। दो हालांकि एज वॉज द कस्टम, हालांकि जैसा कि रिवाज था, ही वोर, वो पहने हुए था, नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबा लबादा, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी के जूते। क्योंकि भट्टी का टेम्परेचर, आप सोचो लोहा जिस भट्टी में पिघलाया जा रहा है, लोहा कितना मजबूत होता है, तो उस भट्टी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, और इतनी ठंड थी वहां पे, बहुत ज्यादा ठंड थी बाहर, लेकिन उसमें फोर्ज में इतनी ज्यादा गर्मी थी, क्योंकि वो लोहा पिघलाने का काम कर रहे थे। एक मुख्य लोहार था, एक हेल्पर था, उस लोहे को पहले जो है कच्चा लोहा, पिग आयरन जो था, उसको आग में डाला जाता था, फिर वो थोड़ा तैयार होता था, तब उसको एनविल पे, निहाई पे डालते थे। निहाई मतलब निहाई उसको बोलते हैं जिसपे उस लोहे को थोड़ा पिघलाने के बाद डाला जाता है, और फिर उस पे चोट की जाती है, मारी जाता है धोंकनी से। तो वो जो है उसको बीच बीच में खड़े होकर के बारी बारी से जो है जा रहे थे, और उस लोहे को एक बड़ी आयरन की बार से, छड़ से जो है हिला रहे थे भट्टी में, वो हेल्पर और मुख्य लोहार स्मिथ। और उसके बाद जब वो कुछ ही क्षणों में उसको हिला करके वापस लौटते थे, तो वो पसीना जो है उनके टपक रहा होता था। और जैसा कि रिवाज था, वो जो ये काम व्यक्ति करता था, वो क्या पहनता था, एक बड़ा सा कपड़ा पहनता था ऊपर, और पैरों में उसके लकड़ी के जूते पहनता था वो, है ना, और कोई जूते वो सूटेबल नहीं होंगे इतनी गर्मी में, तो इसलिए वो लकड़ी के जूते पहने होते थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और पूरे समय में जो है उस फोर्ज में, ढलाई घर में बहुत सारी आवाजें सुन सकते थे हम, सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रॉन्ड एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड। बिग बेलोज, बेलोज मतलब धौंकनी, धौंकनी के, ग्रॉन यानी गुराने की, मतलब तेज आवाज धौंकनी की, मारने की। एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड, और जो कोयला उसके अंदर भट्टी में जल रहा था उसके टूटने की, क्रैक मतलब टूटने की आवाजें। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. clatter मतलब कटकट की, कटपट की आवाज। तो एक बहुत ज्यादा कटपट की आवाज के साथ शॉवेल यानी डालना, चारकोल डालता था वो लड़का फायर बॉय, जो किसके अंदर, मौ यानी मुंह, भट्टी के मुंह के अंदर चारकोल को वो डालता था, क्लैटर की आवाज के साथ, खटपट की आवाज के साथ। क्लैटर यानी खटपट की आवाज। तो जब वो चारकोल डालता था ना भट्टी के मुंह में, तो बहुत तेज आवाज आती थी खटपट की। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उस फोर्ज, ढलाई घर के बाहर कौन दहाड़ रहा था, मतलब किसकी तेज आवाज थी, वाटरफॉल, झरने की, वाटरफॉल यानी झरना। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज तीखी उत्तरी हवा। whipped the rain against the brick tiled roof, तो जो वो ईंटों से बनी हुई छत, whip मतलब कोड़े मारना, है ना। तो जैसे मतलब यहाँ कोड़े नहीं मारे जा रहे, लेकिन जैसे
कोड़े मारे जाते हैं तो उसकी कितनी तेज आवाज आती है। तो बाहर जो है बारिश हो रही थी और इतनी तेज जो है नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा चल रही थी कि वो हवा जो है बारिश को इतना तेजी से जो है बारिश की जो बूंदे, बारिश जो हो रही थी तेज और हवा बहुत तेज चल रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जो है किसकी आवाज आ रही थी, अंदर तो इसकी आवाज आ रही थी जो भट्टी में लोहे, भट्टी के नीचे जो कोयला था उसके टूटने की आवाजें, उसके अंदर जो चारकोल डाला जा रहा था उसकी आवाजें, है ना, और बहुत ज्यादा आवाजें वहां हो रही थी। और बाहर उस फोर्ज के ढलाई घर के बाहर, आउटसाइड यानी बाहर, रोड द वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब झरना, झरने की तेज आवाज आ रही थी। रोर मतलब दहाड़ना होता है, मतलब तेज आवाज यहाँ पे। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और बहुत तेज जो है उत्तरी हवा चल रही थी। विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक मतलब ईट से बनी हुई छत, तो ईंटों से बनी हुई छत के ऊपर बारिश को उत्तरी हवा इस प्रकार से मार रही थी जैसे कि कोड़े पड़ रहे हैं। तो इतनी तेज जो है आवाज आ रही थी उसकी बाहर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो शायद इसी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इतनी सारी आवाजों की वजह से ही शायद वो ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार जो था, उसने नोटिस नहीं किया, नोटिस मतलब ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति जो है उसने दरवाजा खोला, हैड ओपन द गेट, दरवाजा खोला उसका फोर्ज का, ढलाई घर का, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और उस ढलाई घर में उसने प्रवेश किया। कौन सा व्यक्ति, वही रेड ट्रैप सेलर। Until he stood close up to the furnace, until मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि वो उस भट्टी के पास में आके खड़ा नहीं हुआ तब तक जो है उसका, ब्लैक स्मिथ का उस पर ध्यान नहीं गया। क्योंकि हमने पढ़ा कि फोर्ज के अंदर ढलाई घर में इतनी सारी आवाजें आ रही थी, ढलाई घर के बाहर बारिश हो रही थी और उत्तरी हवा इतनी तेज चल रही थी कि वो हवा जो है बारिश को उसकी छत पे जो है कोड़े की तरह मार रही थी। तो बाहर भी इतनी आवाजें, अंदर भी इतनी आवाजें, तो शायद जो है ब्लैक स्मिथ ने इन आवाजों के कारण, इस नॉइस के कारण ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने ढलाई घर का दरवाजा खोला, उसके अंदर वो एंटर हुआ। जब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो उनकी भट्टी के पास में आके खड़ा नहीं हो गया। जब भट्टी के पास में खड़ा हुआ ना, तब उस ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने उसकी तरफ ध्यान दिया, नोटिस दिया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. Sooty का मतलब होता है blackened, है ना। पेन्स का मतलब पहले हमने देखा था विंडो ग्लास ना। तो अब इस पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। विंडो ग्लास, कांच का, वो खिड़की का कांच। श्योरली, निश्चित रूप से इसमें कोई असामान्य नहीं था गरीब वैगबॉन्ड्स के लिए। पुअर यानी गरीब, वैगबॉन्ड्स मतलब घुमक्कड़। तो ये इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी। अनयूजुअल यानी असामान्य, कोई असामान्य बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, मतलब इससे अच्छा बेटर शेल्टर जो है, शरण है ना, आश्रय, शरण, इससे अच्छी शरण जो है, आश्रय जो है, रात्रि को जो है वो वैगबॉन्ड्स को अट्रैक्ट करने वाली नहीं हो सकती। किससे अच्छा, फोर्ज से अच्छा, ढलाई घर से अच्छा। बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द शूटी पेन्स, तो उस ढलाई घर के पेन्स जो थे, मतलब खिड़कियों के कांच थे, वो कैसे थे, शूटी पेन्स, मतलब अंधेरे, काले हो चुके थे, है ना, क्योंकि इतना कोयला जो यूज हो रहा था, उसमें जो काम हो रहा था, उससे जो धुआं निकल रहा था उसकी वजह से, तो उस काले हो चुके शूटी पेन से जो है एस्केप यानी बच के निकल रही थी थोड़ी लाइट, रोशनी जो हो रही थी थोड़ी, तो उससे अट्रैक्ट होकर के और उस फोर्ज में आकर के शेल्टर लेना ये असामान्य बात नहीं थी गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए। एंड टू कम इनटू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और उस आग के सामने आकर के खुद को गर्म करना, क्योंकि बाहर क्या थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। तो कोई भी घुमक्कड़ व्यक्ति वहां से निकले और उसको पता चले कि यहाँ पे ढलाई घर है, अंदर आग जल रही है, तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी कि वो उससे अट्रैक्ट ना हो और अंदर नहीं आए। The blacksmiths glanced only
कैजुअली। तो ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार जो था, उसने जो ध्यान दिया बिल्कुल ही ऐसे हल्के तौर पे, कैजुअली एंड इनडिफरेंटली। इनडिफरेंटली मतलब उदासीनता के भाव से, उदासीनता, कोई बिना, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, चेहरे पे कोई भाव लिए दिखाए बिना। एट द इंट्रूडर, किसके सामने? तो उसने उसके सामने ऐसे हल्के अंदाज में और उदासीनता के भाव से देखा। इंट्रूडर किसके लिए आया है? उसी वैगबॉन्ड के लिए, रेड ट्रैप सेलर के लिए। इंट्रूडर का मतलब होता है हिंदी में घुसपैठिया, मतलब बिना किसी परमिशन के जो कोई व्यक्ति, अगर विदाउट एनी परमिशन ही एंटर्स, तो वो बिना परमिशन के कोई व्यक्ति किसी स्थान पे प्रवेश करता है तो उसे इंट्रूडर कहते हैं, घुसपैठिया, जिसका हिंदी में वर्ड है घुसपैठिया, घुसपैठिया, ठीक है ना, उसको कहेंगे इंट्रूडर। तो उस इंट्रूडर, वो घुसपैठिया जो था, जो रेड ट्रैप सेलर था ना, उसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि बिना परमिशन के उसने दरवाजा खोल के वो अंदर आ गया था। तो उस घुसपैठिए की तरफ जो है ब्लैक स्मिथ ने, मुख्य लोहार ने जो है कैजुअली और उदासीनता के भाव से देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। तो वो कैसा दिख रहा था? ही किसके लिए आया? उस रेड ट्रैप सेलर के लिए, कि वो ऐसा दिख रहा था जैसे उस तरह के लोग दिखते हैं। कैसे? विथ अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी, गंदा, रेग्ड यानी फटे हाल, कपड़े उसके फटे हुए थे, एंड विथ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और बंच यानी गुच्छा, और चूहेदानियों का एक गुच्छा जो कि उसकी छाती पे टंगा हुआ था। डेंगलिंग यानी टंगा हुआ, टंगा हुआ मतलब लटक रहा था, और बंच यानी गुच्छा, तो चूहेदानियों का गुच्छा जो है लटक रहा था, टंगा हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो उसने भट्टी के पास में वो क्यों आया था? वो परमिशन लेने आया था, रेड ट्रैप सेलर, उसकी लोहार की। तो उसने परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी, टू स्टे यानी रुकने की, वहां ठहरने की, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, बारिश भी हो रही थी और वो थका हुआ भी था। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और मुख्य लोहार ने जो है अपना सिर हिलाया। अ हॉटी कंसेंट, कंसेंट मतलब, हॉटी मतलब है ना घमंडी, घमंड युक्त सहमति के साथ, है ना, हॉटी यानी प्राउड, घमंड, एरोगेंट, है ना। तो हॉटी कंसेंट के साथ, एक घमंड भरी सहमति के साथ सिर हिलाया उसने। विदाउट ऑनरिंग हिम, विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, मतलब उसके सम्मान में एक भी शब्द कहे बिना उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। तो उसको परमिशन तो उसने दे दी, लेकिन बोला कुछ नहीं, वो घमंड भरी सहमति दी उसने। द रेड ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग इधर, तो रेड ट्रैप ने भी कुछ नहीं कहा, है ना, रेड ट्रैप सेलर जो था उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो भी वहां पे क्यों आया था? वो किसी से बातें करने नहीं आया था, वो भी केवल वहां पे खुद को गर्म करने और सोने के लिए आया था। तो इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा पूरा आप वीडियो देखें अच्छे से, और अपना सजेशन दे, फीडबैक दे, कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अच्छे से देखें। तो ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप आगे जो है और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।